नमस्ते आप सभी को। आज बज गए हैं आपकी स्मार्ट वॉच में 9 और मैं ले चलूंगी आपको शब्दों के पार हमारे इस अनोखे बुक लॉन्च में, जहां पर कविद्वय है मेरे साथ डॉक्टर रेणु मिश्रा, डॉक्टर अपर्णा प्रधान, जिनकी पुस्तक का हम आज यहाँ पर लोकार्पण करेंगे। साथ ही जुड़ेंगे हमारे साथ राजीव त्रिपाठी जी, राजेश कुमार सिन्हा जी और संजीव जायसवाल जी बतौर अतिथि। आप सबका स्वागत इस बहुत अच्छे क्षण में, जहां पर बहुत अच्छी किताब के बारे में हम बात करेंगे, जिसका विमोचन आज होगा यहाँ पर। और एलडब्ल्यूजी की तरफ से डॉक्टर रेणु मिश्रा और डॉक्टर अपर्णा प्रधान का मैं स्वागत करती हूँ। और बहुत अच्छी एक काव्य संग्रह ये लेकर आई है, 90 कविताओं का संग्रह, और इसके बारे में और जानेंगे, चर्चा होगी। पर इसका एक ओवरलुक आपने बैनर पर देखा। आप सब अतिथियों से निवेदन कि आप दर्शकों को भी ये किताब अभी दिखाएं। आपके पास, सबके पास ये प्रति है, आप सबने इसको पढ़ रखा है। कितना सुंदर कवर और बहुत प्रेरक रंग इसके ऊपर कलमदवात के साथ। उसी से पता चलता है कि जब एक रसायन शास्त्र की पंडित और एक जीव विज्ञान का पंडित दोनों पीएचडी से आज हमारे साथ जब कविताएं लिखते हैं तो कैसा लगता है। और एक एक अतिथि हमारे साथ जो जुड़े हैं, हिंदी साहित्य में अच्छे हस्ताक्षर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पर डॉक्टर रेणु मिश्रा, आपसे कुछ शब्द चाहूंगी इसके ऊपर। पर क्योंकि हमारी रेणु जी जो है हम सबकी चहेती है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे कि मैंने कहा कि रसायन शास्त्र से वो नाता रखती हैं, तो मैम ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डॉक्टरेट और पूर्व वो व्याख्याता भी रही हैं। एक संवेदनशील कवयित्री, लेखिका और कलाकार के रूप में साहित्य जगत में सक्रिय रहती है रेणु जी। वर्तमान में लखनऊ में निवास करते हुए वे निरंतर सृजनशील कार्यों में संलग्न हैं। अब तक उनकी 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और वे 60 से ज्यादा अधिक संकलनों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। साहित्य योगदान के लिए उन्हें अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों सम्मानों से भी अलंकृत किया गया है। लिस्ट बहुत लंबी है, तो समय ना लेते हुए शब्दों के पार पर आज चर्चा करते हैं रेणु जी से। सभी आदरणीय अतिथियों को मेरा नमस्कार और जूही का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके हाथों हम लोगों का ये मंच संचालन हो रहा है और हमारे पुस्तक का लॉन्च हो रही है, तो बहुत खुशी हो रही है। और रेणु जी की आवाज नहीं आ रही। जी हम सुन पा रहे हैं सर। जी आवाज आ रही है, क्लियर है। आवाज तो आ रही है। ठीक है, मैं आगे चलूं। संजय सर, आपको मेरी आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है और आज हमारे आप प्रोग्राम के विशिष्ट अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, तो मैं चाहूँगी आप ज़रूर सुने और शब्दों के पार आवाज़ मेरी पहुँचे आप तक। आशा है अब आप सुन पा रहे होंगे। संजय सर? नहीं, कुछ उधर उनका ऑडियो जी, मैं का उनको दिक्कत कुछ होगा। असिस्ट करती हूँ मैम, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। तो जैसे ये किताब है जिसका शीर्षक हम लोगों ने दिया शब्दों के पार, तो मेरी कविताएं अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो आप जानेंगे कि मैं जो लिखती हूँ, मेरी जो कविताएं होती हैं वो बड़ी बहुत बुद्धि से लिखी हुई या बहुत सोच समझ कर लिखी हुई नहीं होती। हृदय से आती हैं सीधे और शब्दों के पारी होती हैं, बड़ी सहज होती हैं, सरल होती हैं। जैसे फूल खिलता है बिना किसी कारण के खिलता है, नदी बहती है बिना किसी कारण बहती है। मेरा लिखना भी कोई लक्ष्य नहीं है, अनायास है, कोई साधना नहीं है, स्वभाव है। लिखी नहीं गई हैं मेरी कविताएं, ये मेरी सहज अभिव्यक्ति है। उनका कोई प्रयास नहीं है, स्वतः अभिव्यक्त हुई हैं। और कुछ कविताएं हैं जो भीतर से नहीं आई हैं, वो समाज से प्रेरित हुई हैं। जैसे आपने इसमें पढ़ा होगा, मेट्रो पर एक लिखी हुई है, शिक्षकों पर 2 कविताएं लिखी हुई हैं, और एक बड़े घर के लोग, बड़े घर की लड़कियां, कुछ इस तरीके की है। बड़े घर के लोग, वो भी समाज से प्रेरित कविता है। तो इसी तरीके की हैं कुछ कविताएं। और अपर्णा दी के साथ हुआ कि किताब हम लोगों का संकलन आए, क्योंकि मेरा जब लिखना शुरू हुआ था तो मैं ये सोच के मैंने नहीं लिखा था कभी भी कि
मुझे छपवाना है या मेरी किताब कोई पढ़े या मेरी कविताएं कोई पढ़े, वो मन में बहुत उद्गार आते थे और फिर वो मन में एक ऐसा होता था कि इसको एक वेंट मिले और ये बाहर निकले। तो बस वो आया मन में और मैंने उसको शब्दों में उतार दिया और कभी-कभी वो इतना गहन होता था कि वो शब्द भी जैसे उसको नहीं कर पाते थे, कंपाइल नहीं कर पाते थे, व्यक्त नहीं कर पाते थे। तो इसी तरीके का लिखना शुरू हुआ और अभी भी वैसे ही रहता है कि बहुत सोच के मैं नहीं लिख पाती। ये स्वतः ही होता है, स्वतः जब आता है लिख जाती है और अगर मुझसे कोई कहे कि अभी तुम एक कविता लिख दो तो शायद मैं सोचूँगी कि अरे मुझे तो आता ही नहीं लिखना, मैं कैसे लिखूँ? तो जी। ऐसी ये मेरी किताब है और इसी तरीके की मेरी कविताएँ और अपर्णा जी तैयार हुए कि मेरे साथ ये अपनी बेहतरीन कविताएँ साथ में हमारे संकलन के लिए, इसके लिए अपर्णा जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सभी क्या बात विशिष्ट अतिथियों का भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज आप समय निकाले और आज उपस्थित हुए हमारे एक विशेष अवसर पर। हमारे प्रकाशक रहे हैं राजीव जी जो आज उपस्थित हैं, बहुत खुशी है राजीव जी आज आप यहाँ आए हमारे साथ और इनके साथ हम लोगों का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। इन्होंने समझिए कि एक रिकॉर्ड टाइम में हमारी किताब प्रकाशित कर दी और बस बात होती थी और सबसे अच्छी बात थी राजीव जी के साथ जो दूसरे प्रकाशकों के साथ नहीं होती और मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि इनसे सीधा संवाद होता था और सीधा हमारी किताब में उसका एक्शन होता था। वरना क्या होता है कि आपके टाइपराइटर कोई और होते हैं, वो दूसरा कोई इसको करता है तो फिर वो कन्वर्सेशन मतलब कई स्टेजेस में जाता है, फिर जो हम चाह रहे हैं वो वहां तक पहुंच रहा है मैसेज की नहीं हो रहा और फिर वो क्या रिजल्ट आ रहा है उससे बड़ा गैप हो जाता है। ये राजीव जी के साथ नहीं था और मुझे लोग कहते हैं कि मैं बहुत फास्ट हूँ और मुझे बहुत बार ये कहा गया है कि यू वर्क एट ए स्पीड ऑफ टाइम। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा प्रकाशक भी मिला है हु वर्क्स एट द स्पीड ऑफ टाइम। तो बहुत धन्यवाद राजीव जी और बहुत अच्छा लगा धन्यवाद। आपके साथ और हमारी शुभकामनाएं कि आपको बहुत सारे लोग आपसे किताब छपवाएं और बहुत नाम हो इस प्रकाशन का। बहुत बहुत धन्यवाद जोए जी। क्या बात है रेणु मैम। तो ये थी रेणु मैम के उद्गार और बहुत दिल से बहुत सच्ची बात उन्होंने कही और मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मैं बायस्ड हूँ यहाँ पे। हम जो है साइंस बैकग्राउंड वाले हैं ना, हम कुछ ऐसे लॉजिक नहीं लगाते, हम लोग मैजिक ही करते हैं। तो वही रेणु मैम ने इस किताब में किया है। तो उन्होंने जैसे कहा, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ मैम कि आप कुछ किसी को प्रेशराइज करो कि इस टॉपिक पे लिखो। जो नहीं लिखते हैं, जो बाहर हमको मिलते हैं जो लेखक नहीं है, वो हमेशा ये सोचते हैं कि तुम आज क्यों नहीं लिख रही हो, अब खाना खाते समय या उस समय। हम जब वो अंदर से एक मूवमेंट होती है, पूरा एक यहाँ पर आना चाहिए, जब यहाँ पे अटक जाता है तो वो माइंड में से निकलता है। हाँ और बहुत जैसी रेणु मैम बता रही है, कविताएं मैंने पढ़ी हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। क्लाइंट मीटिंग कैंसिल करके किताब पढ़ रही है। तो बिल्कुल बता, इतना एंगेजिंग बुक लगा मुझे। और आपकी कविताएं भी वैसी हैं, समाज का दर्शन है और बहुत अच्छे टॉपिक आपने उठाए हैं, बड़े घर के लोग भी। जहां पर आपने लास्ट 2 लाइनें जो लिखी हैं, मैं दर्शकों से चाहूंगी कि वे खुद पढ़े या अभी हमारे साथ जुड़े हुए अतिथि शायद उस कविता को पढ़ने वाले हैं, तो वो आपके सामने आएगी मंच पर। अपर्णा जी के साथ आपने ये साझा संग्रह किया है, तो अब उनको बुलाते हैं, उनसे सुनते हैं उनका अनुभव आपके साथ कैसा रहा। आई होप सेम ही हो, पर उसके पहले अपर्णा जी का छोटा सा परिचय मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। फिर से बहुत लंबी फहरिस्त है अवार्ड्स की, तो प्लीज आप उनसे जाके पूछ लीजिएगा क्या क्या मिला है। मैं जितना कवर कर पाऊंगी आज समय को देखते हुए मैं कर रही हूँ। डॉक्टर अपर्णा प्रधान प्राणी शास्त्र में पीएचडी है, द्विभाषी लेखिका है, उपन्यासकार है, बहुत अच्छी रंगमंच की कलाकार है, कवयित्री है, स्क्रिप्ट राइटर है, डायरेक्टर है। 11 एकल पुस्तकें, 2 सहलिखित पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई हैं। इसके अलावा 65 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संकलनों में इन्होंने अपनी रचनाएं दी हैं और लगभग 400 से अधिक लेख इनके प्रतिष्ठित समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, जर्नलों में प्रकाशित हो चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपर्णा जी बहुत संवेदनशील है और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जो तब देखने को मिला जब 2018 में गोवा सरकार ने वन विभाग ने उनकी एक प्रसिद्ध कविता है मेरी आवाज सुनो, उसको एक जीवन आकार का पोस्टर उसका सार्वजनिक स्थानों पे लगाया ताकि पेड़ों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। अपर्णा जी
बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स करती हैं, और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार, एशिया का प्रतिष्ठित गोल्डन बुक अवार्ड महिला सशक्तिकरण श्रेणी में, पैनोरमा गोल्डन बुक अवार्ड सहित अनेक सम्मान मैम को प्राप्त हुए हैं। और आज ये लेकर आई हैं शब्दों के पार, रेणु मिश्रा जी के साथ, डॉक्टर रेणु मिश्रा जी के साथ डॉक्टर अपर्णा प्रधान, और बहुत ही अच्छी जोड़ी मुझे लग रही है। मैम, आपसे सुनेंगे आपके थॉट्स इस किताब के बारे में, इस काव्य संग्रह के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद जूही, बहुत अच्छा मन संचालन कर रही हो। और सभी विशिष्ट अतिथियों को मेरा नमस्कार, और जो श्रोतागण हमारे साथ जुड़ गए हैं उनको भी मेरा नमस्कार। अच्छा, इस किताब को जो मैंने रेणु के साथ में लिखी, हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे थे और ऐसी बात करते करते कहा कि चलो नवरस पे लिखते हैं। हम लोग पहले नवरस पे लिखने की सोच रहे थे। यस। और उसको करते करते फिर वो नवरस पे नहीं, फिर चलो कुछ और लिखते हैं। तो शब्दों के ऊपर सोचा, फिर कुछ इस तरह से ध्यान में आता चला गया, और फाइनली ये किताब जो शब्दों के पार आई, जब हमने फिर नवरस का आइडिया ड्रॉप कर दिया, उसमें से हमने जो जो मन में भावनाएं हमारे आई, हमने इनको लिखा। और मैं ये कहूँगी कि ये जो संग्रह है, इसमें जो कविताएं हैं, मन और आत्मा का जो संवाद होता है कुछ कविताओं में आपको वो दिखाई पड़ेगा, और उसी संवाद की प्रतिध्वनि भी आपको इन काफ़ी कविताओं में मिलेगी। कुछ कविताएं जो हमने लिखी हैं वो प्रकृति की सरसराहट भी है, उसमें प्रेम के नाजुक डोरे भी दिख रही हैं, अनुभूतियां हैं, कुछ कुछ हल्की सी गूंज है स्मृतियों की, कुछ यादें हैं वो भी उसके साथ में है, और मौन का अंतर्मन भी हम लोगों ने लिखने की कोशिश की है। अब पता नहीं कहाँ तक हम सफल हुए हैं कि नहीं हुए। मैंने भी लिखा और रेणु ने भी लिखा, और रेणु के साथ मुझे ये संग्रह करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिली, और हम दोनों की ईश्वर की कृपा से ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, और कभी भी कोई बात पे विवाद नहीं हुआ, कुछ नहीं, बड़े आराम से ये सब चलता चला गया। इस किताब जो शब्दों के पार में है, कभी ये आपको लगे कि पढ़ते पढ़ते कि कोई गीत सा गुनगुना रहा है, कहीं पे कोई प्रश्न खड़ा हुआ है, कहीं एक लंबी सी सांस का अंतर्मन में उतर जाना भी है। तो चाहे वो जैसे एक कविता है, उगा चांद हथेली पर, या मन की मौन यात्रा, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको लगेगा एक छोटी सी खिड़की खुलती है जिससे जीवन और भावनाओं की दुनिया साफ झलकती है। हमारी यही कोशिश रही है कि जो संग्रह में हर शब्द, हर भावना आपको अपनी कहानी से जुड़ी नज़र आएगी जब आप ये पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि महसूस करने और जीने का अनुभव ही मैं कहूँगी। इसमें इश्क की गहराइयाँ भी हैं, क्योंकि मुझे इश्क पे, मौसम पे, प्रकृति पे लिखना बहुत पसंद है, ज़िंदगी पे, तो कुछ कविताएं उसके ऊपर भी लिखी हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो हमारे प्रकाशक हैं राजीव त्रिपाठी जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जैसा रेणु ने बताया कि हमें किसी भी समय कोई दिक्कत नहीं आई, हमने स्क्रिप्ट भेजी, इन्होंने तुरंत हमको उसका कवर पेज कुछ डिज़ाइन किया, फिर मैंने और रेणु ने बैठ के हम लोगों ने अपने कुछ आइडियाज़ बताए, और इन्होंने बहुत जल्दी एग्जीक्यूट किया। और सही बात है, जब हम लोग और जगह किताबें छपवाते हैं तो वो हमारा डायरेक्ट पब्लिशर के साथ में लिंक नहीं होता, तो एक उनके साथ एक लिंक होने की वजह से भी हमें बड़ी सुविधा रही, और बहुत खुशी की बात है, हमें बहुत संतुष्टि मिली है आपसे किताब प्रकाशित करवा के। और आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें और लोग भी आपसे किताबें छपवाते रहें। तो ये जो किताब है, अनकहे एहसासों की जो कविता है, ये शब्दों के पार दिल को ज़रूर छू जाएगी, तो आप पढ़िएगा। और हाँ, ये मैं बताना चाहूँगी, हमारी ये ई बुक भी इस पे इन्होंने पब्लिश करी है, तो जो लोग खरीदना चाहें वो अमेज़न पे ले सकते हैं, वरना वो ई बुक भी पढ़ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी संजीव जायसवाल जी का, राजेश कुमार सिन्हा जी का, राजीव जी का, जो हमारे मंच पर आए विशिष्ट अतिथि बनकर, और जूही तुम्हारा,
जो इतना बढ़िया मन संचालन कर रही हो। और आज हम सब लोग आपके से बातचीत कर रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, वो जूही की बदौलत दिख रहे हैं हम लोग। और साथ में मेरा लिटरेरी वॉरियर, सौभाग्य। हाँ, लिटरेरी वॉरियर ग्रुप का भी बहुत बहुत आभार, जो इतना बढ़िया मंच मिला। नीलम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। मैम, अब एक प्रश्न का उत्तर आप दोनों दीजिए, टाइटल कैसे फाइनल हुआ? क्योंकि मुझे लग रहा है आपने, क्योंकि कभी जो मैं समझ पाई हूँ कविता क्षेत्र में जितनी मेरी यात्रा रही है, कोई भी एक विषय होता है, हम सब अपना अपना एक पहलू उस पे रखते हैं। जब हम लिखना शुरू करते हैं तो टूटा फूटा सा भाव पक्ष शायद हम उतना अच्छे से लिख नहीं पाते, फिर आप लोगों के लेवल तक पहुंचते पहुंचते वो अच्छे से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम लिख पाते हैं अपनी भावनाओं को। तो टाइटल, शीर्षक कैसे आपने फाइनल किया, या शीर्षक पहले कविताएं लिखी थी फिर कहा कि तुम इसका और मैं जवाब, कॉमन? हाँ, इसका जवाब मैं देना चाहूंगी। हाँ जी, कविताएं बिल्कुल। हमारी लिखी हुई थी, ये शीर्षक अपर्णा दी ने ही सुझाया। क्या और बात है। ये बहुत सारे शीर्षक थे, पर जो हम लोगों ने लिखा था और जो हमारी कविताएं थी, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैं तो फिर इसके बाद भी वो दूसरे बताती रही, मैंने कहा नहीं यही बस मैं अटक गई थी इसी पे, और फिर ये हाँ, फाइनल हो गया। क्या बात है, तो क्या ये बात है। अपर्णा दी और का राजीव सुझाया हुआ त्रिपाठी है। जी के लिए कमेंट्स भी बहुत आए और तारीफ भी आप दोनों ने बहुत की कि बहुत अच्छे पब्लिशर हैं। तो अभी सारे लेखक जो है राजीव जी का नंबर मुझसे मांगने वाले हैं, तो उनके बारे में भी हाँ, थोड़ा सा परिचय मैं आपको दे दूं कि राजीव त्रिपाठी जी साहित्य जगत पर बहुत प्रेम करते हैं, एक सक्रिय और समर्पित साहित्यकार है स्वयं। और शायद इसीलिए वो जो पब्लिशर वाली आपको दिक्कतें हैं वो नहीं आई, क्योंकि उनका स्वयं साहित्य पे प्रेम है। बिल्कुल, ये इनकी मेन कविता कारण और था लेखन एक। से उनका, जी, लेखन से इनका गहरा लगाव है। और रचनाएं अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संकलनों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। इनकी जो अर्धांगिनी है ममता त्रिपाठी जी, उनके साथ मिलकर उभरते कवियों को मंच देने हेतु काव्य कुमुद साहित्यिक मंच की इन्होंने स्थापना की है, जिसमें आज 25,000 से अधिक साहित्य प्रेमी जुड़े हुए हैं। लेखकों की रचनाओं को व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचाने के उद्देश्य से काव्य स्टूडियो की भी इन्होंने शुरुआत की, जिसके माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन काव्य कार्यक्रम और सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। और उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीय प्रकाशन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काव्य कुमुद पब्लिशिंग मीडिया की भी इन्होंने स्थापना की, जिसने बहुत ही कम समय में लेखकों का विश्वास जीता है। और अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि कमेंट बॉक्स भरा हुआ है राजीव जी की तारीफों से। और विश्व पुस्तक मेले में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यह संस्थान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पाठकों तक पुस्तकों को ऑनलाइन माध्यम से पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो डिजिटल फुटप्रिंट भी राजीव जी का है। अब उनसे सुनेंगे। अब ये दोनों ने तो आपकी तारीफ की है, इन दोनों के साथ काम करना आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम और नमस्कार। हमारे जो वरिष्ठ अतिथि हैं उनको प्रणाम करता हूं मैं राजीव कुमार त्रिपाठी, काव्य कुमुद पब्लिशिंग मीडिया से नई दिल्ली में। बिल्कुल, जैसा मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा। पहला तो जैसा आपने बोला जूही जी कि साहित्यकार होने के कारण पब्लिशिंग में ज्यादा अच्छा सहयोग प्राप्त, तो ये सच है कि पहले से हमारा जुड़ा हुआ है। मैं लिखता हूँ, स्वयं लिखता हूँ, तो हो सकता है कि शायद लेखक की भावनाओं को या चीजों को मैं जल्दी समझ पाता हूँ। ये कारण एक हो सकता है, बिल्कुल है वो चीज। अब मुझे लगता है, फील होता है ये चीज, तो जब हम लोग कविताएं देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो एक बार में समझ में आ जाती है कि हाँ, यहाँ पे क्या हमें ठीक करना है या हमें इसे कैसे लगाना है, इसको हमें किस तरीके से प्रकाशित करना है। पहली चीज तो ये आती है। और दूसरी बात ये है कि प्रकाशक तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक लेखक सहयोग ना करे। लेखक की तरफ से अगर समय से सब चीजें मिल रही हैं तो प्रकाशक काम अवश्य करेगा। मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मुझे मेरा पता है कि हम काम करके देते हैं। अब बात आती है रेनू मैम की और अपर्णा मैम की। तो पहले में, अब जैसा कि आपने परिचय पढ़ा जूही जी की, इनकी इतनी पुस्तकें हो चुकी हैं, इतने साझा काव्य संकलन है, इतने पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। आप दोनों पहले से ही वरिष्ठ हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमें इस पुस्तक को लगाने में समय इसलिए भी नहीं लगा क्योंकि जिस प्रकार से आया था मैटर, त्रुटियां बहुत कम थी, कोई बहुत ज्यादा समय वहां पे नहीं लगा। हाँ, जो चीजें आई समय से मिली, बहुत व्यवस्थित मिली हमें, और अच्छे तरीके से हमें ये चीजें मिली, तो इसको हम अच्छे से प्रकाशित कर पाए। और काव्य कुमुद का एक यह भी है कि हम लोग समय से ही काम करने में विश्वास रखते हैं। अब दूसरी बात पे मैं आता हूँ कि जूही जी, आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, इसके लिए आपको बधाई। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत संचालन आप कर रही हैं, क्योंकि हम लोग स्वयं मन चलाते हैं
तो मैं इस स्थिति को समझ सकता हूँ जो आप संचालन कर रही हैं कि किस तरीके से बांध के रखना है और कैसे रखना है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अब जैसा जैसा रेणु मैम ने कहा कि फूल भी किसी कारण से नहीं खिलते, नदियां भी किसी कारण से नहीं बहती, स्वतः बहती रहती हैं, तो लेखक भी ऐसे लिखता है। मेरा मानना थोड़ा सा इतर है रेणु मैम कि फूल भी कारण से खिलते हैं, नदियां भी कारण से बहती हैं और लेखक भी कारण से लिखता है। लेखक जब लिखता है और जब पुस्तक छपती है तो वो समाज को समर्पित होती है। वो लेखक कभी अपने लिए नहीं लिखता, लेखक लिखता है समाज के लिए। और चूंकि लेखक समाज के लिए लिख रहा है और प्रकाशक उसको छाप रहा है, तो प्रकाशक की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जो हम समाज को समर्पित करने जा रहे हैं, क्योंकि पुस्तकें ये आज नहीं, ये 150-200 साल तक चलने वाली चीजें हैं, हो सकता है आगे भी चलने वाली चीजें। तो हमारा भी ये रहता है कि जो चीजें समाज को हम दें उसके अंदर गुणवत्ता हो, उसके अंदर चीजें अच्छी जाएं। और आप दोनों वरिष्ठ लेखकों से अच्छा क्या मिलेगा। अब हम आते हैं पुस्तक के ऊपर। पुस्तक के जी। अंदर आप देखेंगे कि जो रचनाएं हैं, जो रेणु मैम ने लिखी, जो अपर्णा मैम ने लिखी, एक से बढ़कर एक। अब जैसा कि आपने मुझे बोला था कि भाई 2 रचनाएं पढ़नी है, मेरे लिए बहुत बड़ा पशु-पेश था कि क्या रचनाएं पढ़ी जाएंगी इसके अंदर। इसमें तो सर एक से बढ़कर एक है। तो इसीलिए मैंने शीर्षक ही चुन लिया कि चलो ठीक है, कविताएं क्योंकि उठा ली। शीर्षक है तो मैं शीर्षक ही, जी बिल्कुल मैं शीर्षक ही पढ़ूंगा। तो ये चीजें हुई। अब आप ये रचनाएं देखो, हम लोग देखिए होता क्या है कि कविताएं जो है ना, एक कविताएं होती हैं लयबद्ध, एक होती बिना लय वाली। जो बिना लय वाली कविताएं होती हैं ना, उनको लिखने के लिए वाकई दिमाग चाहिए होता है। उनको लिखने के लिए आपको समाज की समझ चाहिए होती है। आपको वो लिखना है जो आप देख रहे हो और उसको फिर आपको फ्लॉलेस लिखना है, वो पूरी कविता के रूप में जाए। वो लिखना अपने आप में ही एक महनीय काम है। और जिसके अंदर आप अगर किताब आप पढ़ेंगे, हमारे जो लेखक या जो हमारे जो दर्शक पढ़ेंगे या जो हमारे पाठक है इसको पढ़ेंगे, तो वो चीजें अपने आप समझ में आएंगी कि हाँ, चीजें जो लिखी गई हैं वो वाकई कुछ ना कुछ उनका एक्सपीरियंस है, वो समाज को देख करके या चीजों को देख करके लिखी गई। तो जैसा मैंने बताया कि मेरे लिए ये चीज, इसको समझने बड़ा मुश्किल था कि क्या पढ़ा जाएगा। तो ये तो बात हुई किताब की। कवर पेज वगैरह जो भी था मैम ने सब कुछ समय से बताया, हमारा सारा काम बढ़िया से हुआ। और जो कविताएं आई सुव्यवस्थित थी, सब कुछ बढ़िया था एकदम। जो भी हमें मिला सब अच्छे तरीके से मिला। और इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ रेणु मैम का और अपर्णा मैम का। आगे बढ़ने से पहले 2 बातें और कि जी। रेणु मैम से, अपर्णा मैम से मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई। हमारी बात शायद पहली बार हुई थी अपर्णा मैम से। हाँ, अपर्णा मैम से मेरी बात पहली बार हुई थी और सारा ओवर द फोन ही हुआ। मुझे नहीं पता कि अपर्णा मैम को कहाँ से रेफरेंस मिला या किसने दिया। लेकिन एक बार मेरी बात हुई, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। फिर रेणु मैम से बात हुई, रेणु मैम ने मुझ पर विश्वास जताया कि हाँ, ये लड़का कर सकता है। इन्होंने विश्वास जताया, मुझे काम दिया, मैंने वो करके दिया। आपके उस विश्वास के लिए शुक्रिया मैम, क्योंकि ऐसे ओवर द फोन विश्वास करना बहुत मुश्किल है। और लेखक अगर अपनी लेखनी किसी को दे रहा है ना, तो मेरा ये मानना है कि वो अपनी संपत्ति दे रहा है, कि पैसा क्या कुछ बात। नहीं है। लेखक अपनी लेखनी दे रहा है मैम, तो वो संपत्ति दे रहा है अपनी, वही तो संपत्ति है उसकी। अगर आपने मुझे वो सौंपा है तो एक प्रकाशक के तौर पे मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको अच्छे प्रारूप में दे सकूं, समय से दे सकूं और अच्छी तरीके से मैं उसको मार्केटाइज कर सकूं। जितनी भी कस्टमर्स की रीच, जितनी भी पाठकों की रीच है, मैं वहां तक वो चीजें पहुंचा सकूं। ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा कह दिया है। आप क्योंकि कविताएं सुनाइए सर, वो बहुत हम जी लोग बहुत बिल्कुल। उत्सुक हैं और आपसे जी सुनने का बिल्कुल। बहुत बड़ा सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि प्रकाशक बहुत कम इस मंच पे आते हैं पुस्तक विमोचन के लिए, तो वो एक बहुत अच्छा अनुभव रहेगा आज। बिल्कुल, मन से मुझे एक और चीज आ रही, एलडब्ल्यू जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा और प्रकाशक के तौर पर मुझे आमंत्रित किया। एलडब्ल्यू जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं कविताएं पढ़ता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया जी। कि ये इस बात का चयन करना बड़ा मुश्किल था कि क्या कविताएं पढ़ी जाएं, क्योंकि कविताएं सारी एक से बढ़कर एक हैं। मैंने बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन मैंने कहा कि चलिए जो कि पुस्तक का जो हमारा टाइटल है उसी को पढ़ा जाए। तो सबसे पहले डॉक्टर रेणु मिश्रा की कविता शब्दों के पार। तो कविता शुरू होती है कि मन की कैद से शब्द आजाद हुए तो, मन की कैद से शब्द आजाद हुए तो पन्नों पर बिखर गए, मगर उन्हें कहाँ पता था कि वे किताबों के उस संकुचित संसार में कैद होकर रह जाएंगे। देखिए कितनी सही बात कही गई है।
कि शब्द आजाद हुए तो कैसे संकुचित होकर के रह जाएंगे। तो किताबों के उस संकुचित संसार में कैद होकर रह जाएंगे, एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में गिरफ्तार हो जाएंगे। मेरे ये शब्द, मतलब ये जो लाइन है देखिए, एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में गिरफ्तार हो जाएंगे, मतलब इस कैद से निकले, यहाँ से निकले तो वो आकर के पुस्तक में गिरफ्तार हो गए, आगे जाके वो पाठकों की जो उनकी यादें हैं उसमें गिरफ्तार होंगे। बहुत अच्छी बात लिखी है। अगली लाइनें हैं कि मेरे ये शब्द पन्नों से भी आजादी चाहते हैं, वे आसमान का विस्तार चाहते हैं, समंदर की गहराई चाहते हैं। मेरे शब्द उड़ती हवा से स्वतंत्रता चाहते हैं, वे शब्द पंख चाहते हैं, उन्हें भावनाओं संग बहना है, एहसासों संग जीना है, उन्हें मुखर आवाज बनना है, उन्हें सिर्फ दिल तक नहीं, उन्हें अब रूह तक पहुंचना है, उन्हें अब रूह तक पहुंचना है। बहुत ही खूबसूरत शब्दों को बांधा है, शब्दों के पार इस कविता में डॉक्टर रेणु मिश्रा ने। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। धन्यवाद। अगली कविता आती है डॉक्टर अपर्णा प्रधान की, शब्दों के पार। शीर्षक शब्दों के पार, कविता का शीर्षक भी शब्दों के पार। तो अपर्णा में लिखती हैं कि मन के विस्तृत आकाश में जब विचार बादल बन जाती है तो खामोशी भी बोलने लगती है, होंठ हिलते नहीं फिर भी संवाद होता है। कविता शब्दों की परिधि में नहीं, मन की उस गहराई में जन्म लेती है जहाँ समय रुक जाता है। ये पंक्तियां अपने आप में ही दर्शाती हैं कि लेखक जो लेखिका जो लिख रही है, अपर्णा ने जो लिखा है कि वो किस मनोवेश में है, उन्होंने क्या समझा और क्या लिखा है। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ उस लाइन को कि कविता शब्दों की परिधि में नहीं, मन की उस गहराई में जन्म लेती है जहाँ समय रुक जाता है। भावनाओं की बारिश से जब भीगता है मन, मौसम कागज पर उतर आते हैं। अनकहे एहसास की परतें खुलती हैं और उंगलियों की नमी से कविता जन्म लेती है। क्या शब्दों के पार एक और संसार खुलता है, जहाँ मौन खड़ा मिलता है, वहाँ अर्थ अपने आवरण उतार सत्य बन स्वागत करता है, और मौन सब कुछ कह जाता है, और मौन सब कुछ कह जाता है। अपर्णा मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको इतनी अच्छी लेखनी के लिए, और आप दोनों लेखकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने शायद ज्यादा समय ले लिया है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा मैं। और जी, मंच कोई आपके बात हवाले नहीं है। सर, बिल्कुल थोड़ा प्रकाशक होने के नाते आपका हक बनता है उतना। तो अभी मैंने मतलब एक ना बहुत अच्छी सी बात है कि हम इंग्लिश में पब्लिशर कहते हैं, हिंदी में प्रकाशक कहते हैं। देखिए कितना जी अच्छा पटले है कि जो इट कम्स विद द लाइट, वो प्रकाश के साथ आता है। तो मैं कहीं पे तो किस्सा सुन रही थी एक बार कि बॉलीवुड में शायद ये हुआ था कि एक गाना किसी को बहुत पसंद आया था और वो गजल थी, मिर्जा गालिब साहब की गजल थी वो, और गालिब की गजल। तो और एक प्रोड्यूसर थे जो बिल्कुल, वो ऐसे पब्लिशर्स भी मैंने देखे हैं जो छपाई का काम ज्यादा करते हैं, उनको लिखाई से कोई मतलब नहीं होता। तो उन्होंने एक बार ऐसे कह दिया था कि अच्छा कहाँ मिलेगा ये, उन्होंने नहीं, गालिब साहब की गजल है, मैं ऐसे यूज नहीं कर सकते, जो राइटर था उसने कहा। तो फिर प्रोड्यूसर ने बोला कहाँ मिलेगा ये, 2-4 लाख देके सेटल कर लेते हैं। तो उस तरीके के पब्लिशर राजीव जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरी बातचीत ऐसे लोगों से हुई है कि जो सिर्फ छपाई में विश्वास रखते हैं और उनको साहित्य पर प्रेम नहीं है। जैसे कि इतने उद्गार राजीव जी के निकल के आ रहे हैं, मुझे लगा अभी भी ऑफिस में ही बैठे हैं ये, और बिल्कुल, आपने पूरी सही कहा। निरंतरता से कार्य कर रहे हैं, मैं देख पा रही थी। तो जी बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, और जिस तन्मयता से आपने पढ़ी दोनों कविताएं, दोनों परिपक्व लेखिकाएं हैं। अभी मैं क्या कहूँ, बिल्कुल। समय, क्योंकि मैंने बॉलीवुड की बात की तो आपको सीधे ले चलती हूँ लखनऊ, गोवा और दिल्ली के बाद बम्बई, डॉक्टर राजेश कुमार सिन्हा जी के पास। और राजेश स्वागत। जी जो है, इनका भी मैं परिचय देती हूँ। बहुत अच्छे लेखक तो है ही, पर एमए अर्थशास्त्र किया है इन्होंने, पत्रकारिता में डिप्लोमा धारक है, और जैसे कि मैंने बताया अनुभवी साहित्यकार हैं, अनुवादक हैं, मीडिया विशेषज्ञ हैं। 80 के दशक से सक्रिय लेखन की शुरुआत के बाद अब तक उनकी लगभग 2,500 से अधिक रचनाएं राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो चुकी हैं। बीमा के क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक तकनीकी पुस्तकों का अंग्रेजी से हिंदी में उनका अनुवाद भारतीय बीमा संस्थान मुंबई द्वारा प्रकाशित किया गया है। हिंदी सिनेमा, जिसकी मैंने अभी बात की कि 100 वर्ष पूरे होने पर फिल्मी हस्तियों के साक्षात्कारों पर आधारित उनकी चर्चित पुस्तक अपने अपने चलचित्र प्रकाशित हुई थी। इसके अतिरिक्त एक काव्य संग्रह, 2 काव्य संग्रह, एक कहानी संग्रह, एक निबंध संग्रह और 2 साझा काव्य संकलनों का भी संपादन इन्होंने किया है। अब तक 40 से अधिक साहित्य कृतियों की समीक्षाएं इनकी प्रकाशित हो चुकी है। फिल्म प्रभाग के लिए 2 दर्जन से अधिक डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट्स इन्होंने लिखी है।
जिनमें से ट्राइबल वुमेन आर्टिस्ट ऑफ छोटा नागपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। रेडियो लेखन, विजिटिंग फैकल्टी, रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में भी राजेश जी सक्रिय हैं। वर्तमान में साहित्यिक त्रैमासिक सृजनिका के मुख्य उपसंपादक भी हैं। राजेश कुमार सिन्हा जी, आपके पास भी ये प्रति है शब्दों के पार, और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ मंच साझा करते हुए। क्या बात रखेंगे, कविताएं भी दो आप पढ़िएगा, रेणु जी की, अपर्णा जी की। मंच आपका। धन्यवाद रेणु जी, इस बढ़िया संचालन के लिए आपको। मैंने पहले भी देखा है आपको, आज भी देख रहा हूँ। संचालन आपका नो डाउट बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले जो दो हमारी कवयित्री हैं, डॉक्टर रेणु जी और डॉक्टर अपर्णा जी, दोनों को बहुत बहुत बधाई इस काव्य संग्रह के लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं मतलब जो पढ़ रहा था इनकी किताब को, तो दोनों विज्ञान से हैं, एमएससी हैं, एक केमिस्ट्री में है, जूलॉजी में है। तो मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग साइंस वाले हैं ज्यादा बढ़िया लिख रहे हैं, ऐसा मैंने सब लिखा हुआ है। ऐसा मत कई कहिए सर, कई लोगों से मिला हूँ, बुरा मान जाएंगे सर, बहुत बुरा मान जाएंगे। कई लोगों से मिला हूँ जो काफी अच्छा लिख रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको फिर से, और साथ ही मुझे आमंत्रित करने के लिए भी मंच का आभार। सबसे पहले तो ये कि जो आपका शीर्षक है शब्दों के पार, वो इतना अच्छा लगा मुझे कि जैसे ही किताब डॉक्टर अपर्णा जी ने मुझे भेजी और मैंने किताब पढ़ी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने भी एक कविता इस पर लिख डाली, और वो कविता मैंने लिख के रखी हुई है। उसको मैं कल शायद ग्रुप में डाल दूंगा, जो हमारा ग्रुप है वहां डालूंगा। तो मुझे बड़ी अच्छा, मतलब बढ़िया लगा ये शीर्षक, शब्दों के पार। इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, बहुत कुछ कह दिया आप, कुछ भी ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है इसमें। और जो मेन बात मैं कहना चाह रहा था आप लोगों से कि मैं ये मानता हूँ कि साहित्य जो है वो आत्मा का डिटॉक्स है, कि मैं ऐसा मानता हूँ। और चाहे वो लिखने वाला हो या पढ़ने वाला हो, दोनों जब कुछ बढ़िया पढ़ता है या लिखता है तो वो डिटॉक्स का काम करता है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब मैंने ये संग्रह पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक प्रवाह में बह रहा हूँ। आमतौर पर होता क्या है कि जब दो लोग लिखते हैं तो दो अलग अलग शख्सियत होती है, शैली अलग होती है, विचार अलग होते हैं। तो आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि वो उनका आपस में होता है विरोधाभास। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो कविताएं डॉक्टर रेणु की हैं, डॉक्टर अपर्णा जी की हैं, जब आप पढ़ेंगी या हमने पढ़ा तो मैं ऐसा लगा कि वो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रही हैं। हालांकि इनकी शैली अलग है, उनकी शैली अलग है, बट अगर आप पूरे भाव पे जाएंगी तो वो एक दूसरे की पूरक नजर आती है कविताएं। वो एक भाव मुझे अच्छा लगा। दूसरा जो बिंब इन्होंने लिया है, अलग अलग जो ली है, वो भी अपने आप में कमाल का है। मतलब आप, मुझे तो वो बिंब भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो उन्होंने लिया है और इस तरह से लिखा है उसके ऊपर। और दूसरी एक बात और जो मुझे लगी पढ़ने के बाद से, कि जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है इस संग्रह में, कि इसमें एक तरह की आत्मीयता है। और वो आत्मीयता कृत्रिम नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं, वो उपजी हुई है, वो आपके अंदर से आई है, जो मैं पढ़ने के बाद लगती है। बहुत बड़ी बात है, वो साधारण बात नहीं है। और आमतौर पर जो नजर आता है कि इस समय वैचारिक संकट है, तरह तरह की बातें होती हैं, ऐसे में जो आपका संग्रह है वो एक तरह का संवाद लेकर आता है। और वो संवाद ऐसा है जो कई चीजें अपने आप कह जा रहा है, तो कहने की जरूरत नहीं है। पढ़ करके ही लगता है कि नहीं, जो समस्या है हमारी, उनका समाधान यही मिल रहा है आपको। ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे कहने के लिए बहुत कुछ मेरे पास है, बट समय की सीमा है। तो मैं कविताएं पढ़ना चाहूंगा आपकी। दो कविताएं जैसे मैंने लिखा था कि जो पहली कविता डॉक्टर रेणु की है, तर्क और प्रेम। अब आप ये कह सकती हैं मुझसे कि मैंने ये क्यों चुना, ये सवाल तो होता है कि भाई इस कविता को मैंने क्यों चुना। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह दर्शन भाव की कविता है, और दोनों शब्द अपने आप में इतने गहन भाव रखते हैं कि आप चाहें तो पूरी किताब के, आप पूरा ग्रंथ लिख दीजिए, तर्क पर भी और प्रेम पर भी, फिर भी वो कम पड़ेगा। लेकिन इतने कम शब्दों में इस दोनों अलग अलग तथ्यों को रखना और अपनी बात कह देना, इस तरह से कहना कि पाठक उसको समझ ले
ये अपने आप में एक मैं कहूँगा कि एक तरह की फनकारी है, और उस फनकारी में वो रेणु मिश्रा बिल्कुल सफल रही है। तो जो पहली कविता, मतलब इनकी कविता पढ़ना चाह रहा हूँ मैं, उसका शीर्षक है तर्क और प्रेम। जो प्रेम करता है वह तर्क नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात कह दी आप। जो प्रेम करता है वह तर्क नहीं कर सकता, तर्क विभत्स है उसके लिए। प्रेम विलीन हो जाए तब तर्क आता है। प्रेम भाषाहीन है। तर्क को शब्द चाहिए, बुद्धि तर्क को शब्द चाहिए, बुद्धि चाहिए। प्रेम नहीं समझता ये सब। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रेम जब आता है तो वो तर्क और बुद्धि के पार होता है। वह उदास हो जाता है तर्क के सामने। वह समेट लेता है खुद को दिल की चार दीवारी में। दिल की चार दीवारी, बहुत ही रोचक बिंब लगा मुझे ये आपकी कविता में। और जड़ देता है एक मजबूत ताला जिसे दुनिया का कोई तर्क नहीं खोल सकता। बलिष्ठ से बलिष्ठ छू नहीं सकता। वह परे है हर बल की, हर पराकाष्ठा से। उसकी चाबी अलभ्य है हर जिस्मानी चेष्टाओं से। दोनों प्रयोग शब्द का ऐसा है कि आप उसका सब्स्टिट्यूट नहीं खोल सकते। इतना बढ़िया प्रयोग है। वह प्रेम की गहराई में सांस लेता है, कोमलता में पनपता है, समर्पण में प्रफुल्लित होता है। बात सही है। प्रेम समर्पण चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। और आपने कितनी सरलता से कह दिया, कोमलता में पनपता है, समर्पण में प्रफुल्लित होता है। प्रेम की एक निश्चल मुस्कान के आगे ढेर हो जाता है, खुद को न्यौछावर कर देता है। तो पूरी कविता पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब आपने प्रेम और तर्क दोनों को परिभाषित भी किया, दोनों का तर्क भी रखा, और आपने साबित कर दिया कि तब प्रेम जो है वो तर्क से बिल्कुल ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कोई भाषा उसकी नहीं है, वो तर्क को धाराशायी कर ही देता। तो मुझे ये कविता बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने कविता आपकी पढ़ी। बहुत बहुत सर, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस कविता को जो मैं कहना चाहती थी वो आपने समझा, और वैसे ही समझा जो मैं कह रही थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की, और मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। डॉक्टर अपर्णा जी की बात करूं तो मैं इनकी जो कविताएं पढ़ रहा था, मतलब 90 कविताएं आपकी हैं, दोनों की मिला करके 45 आपकी, 45 इनकी। तो जैसे मैंने पहले कहा कि शैली का अंतर है दोनों की कविताओं में। डॉक्टर अपर्णा की जो कविताएं हैं बड़े कोमल भाव की कविताएं हैं। इश्क है, प्रेम है, प्रकृति है, और जब वो लिखती हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो दिल से लिख रही है। उनकी कलम जो है इतनी सहजता है, इतनी सरलता है शब्दों में कि उसको आप आत्मसात कर लेते हैं। शब्दों को आप आत्मसात कर लेते हैं, वो आपके अपने हो जाते हैं, वो पढ़ाया रहता ही नहीं है। तो ये बड़ी खासियत होती है, मतलब सरल शब्दों में सब कुछ कह देना, जिसे पाठक या समीक्षक भी कहें आप, वो उसको दिल से स्वीकार करें। तो ये जो गहराई है, एक तरह का ठहराव है उनकी कविताओं में, और वो आकर्षित करता है। ऐसा नहीं है कि कविता उनकी आपने हाथ में ली, 2 लाइन पढ़ी और आप छोड़ दें। आपको पूरी कविता उनकी पढ़नी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। और शायद मैंने जब उनकी किताब पहली बार, उन्होंने मुझे किताब भेजी, मैं किताब देख रहा था, मैंने कविता पढ़ना शुरू किया, 2-4 कविताएं पढ़ी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने ट्रेन में ही चर्चगेट से बांद्रा आते हुए आधे घंटे में कम से कम 10 कविताएं पढ़ ली उनकी। तो ये मतलब मुझे जो लगा कि एक बाबू जैसे पाठक के लिए, साहित्य के विद्यार्थी के लिए एक तरह का ये बहुत बड़ा मतलब जो संग्रह है, वो संग्रह सचमुच संग्रह है, संग्रहणीय है। ये संग्रह वास्तव में संग्रहणीय है। और जो इसकी कविता मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने, वो मेरा भी बड़ा प्रिय विषय है, रिश्ता। मैंने भी काफी लिखा है रिश्तों पे, और ये कविता है इनकी, डिजिटल रिश्ते। दूरी मिटाने को तकनीकी का हाथ थामा, लेकिन हमारे बीच चमकती स्क्रीन में छुपे भूत ने अपनों को ही दूर कर डाला। बिल्कुल सच है। आभासी दुनिया के आने के बाद से जो आत्मीयता है, अपनापन है रिश्तों का,
वो कम हो गया है, लगभग भूल चुके हैं। पास के रिश्तों को अनदेखा करके दूर के चेहरों को रोमांचक बनाना, ये दो शब्द जो आपका है, दो पंक्तियां जो आपकी हैं, पूरी डिजिटल दुनिया की सार है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पास बैठे की मौजूदगी को एक सपना बनाना, आंखों की नमी और चेहरे की खुशी को सिर्फ इमोजी में बदलना। अब देखिए अजीब बात है कि आपको अगर आपके अंदर कोई भावना आ रही है, मैं देखता हूँ कई बार लोग वो डालते हैं इमोजी कि वो आंख से आंसू आ रहे, बताइए शब्द से अगर आप लिखेंगे उस चीज को तो क्या कोई तुलना कर सकती है इमोजी उसकी? कभी नहीं कर सकती है। चाहे आप कुछ भी डाल दीजिए, वो आप चाहे हंसने का हो या रोने का हो, शब्द में शक्ति है, शब्द ब्रह्म होता है, तो उसकी तुलना आप इमोजी से नहीं कर सकते। स्पर्श का सुकून छीनकर हजारों लोगों से जोड़ा, लेकिन मिलने की खुशी में झूमते दिल को उदासियों की चादर में दफन करना बहुत मार्मिक तथ्य है। स्क्रीन पे बातें रोज रोज, पर सच में कौन है अपना दोस्त? सच है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सच्चाई ही है ये। माँ की आवाज, रिश्ते की गर्माहट को, सबको मैसेज में समेट डाला। होते हैं हम आसपास, लेकिन मौजूदगी का नहीं होता आभास। ये भूत तौलता है रिश्तों को। सही है, रिश्ता तौला जा रहा है आजकल। किसमें? कमेंट्स में। किसने कितना कमेंट दिया, किसने कितने लाइक्स दिए। मैं देखता हूँ कई बार लोग अस्पताल में बैठे हुए बेड पे डाल देते हैं फोटो अपना, और जो लोग कमेंट करते हैं तो बड़े उनको लगता है कि चलो कोई तो हमारे साथ है। तो ये जो अकेलापन क्यों आया? ये इसलिए आया कि रिश्तों को हमने दूर कर दिया। मैं ऐसा मानता हूँ, आई मे बी रॉन्ग, शायद हो सकता है। ये भूत तौलता है रिश्तों को। सीन, रिप्लाई, ऑनलाइन के पैमानों पर रिश्ते अब दूरी से नहीं, स्क्रीन के पीछे छुपे भूत से टूटते। बिल्कुल सही है। मैं बड़ा मतलब पढ़ के मुझे बड़ा फील हो रहा है। इस संवेदना का जो दस्तक है ना, वो दस्तक कहीं न कहीं हृदय में पड़ रहा है इसको पढ़ने के बाद से, कि आभासी दुनिया ने रिश्तों का क्या बना डाला, क्या से क्या हो गया हम। तो बड़ी अच्छी कविता है अपर्णा जी आपकी, और मैंने पूरी किताब पढ़ ली है, और बहुत जल्दी इसकी मैं विस्तृत समीक्षा आपको भेजूंगा भी, प्रिंट भी कराऊंगा और प्रिंट करा करके आपको भेज दूंगा। तो एक बार फिर से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। इससे ज्यादा क्या धन्यवाद। चाहिए डॉक्टर राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी अभी समीक्षा करी कि हमें ऐसा लगने लगा कि हमारा लिखना सार्थक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, क्या बात है, क्या बात है। तो ये थे राजेश कुमार सिन्हा जी, जिन्होंने तर्क और प्रेम पढ़ा। तो जब मैं सुन रही थी रेणु मैम और मैं खुद भी पढ़ रही थी, मुझे वो दृश्य याद आया जब राजा जनक को कहा जाता है कि एक को चुनो, राम का निर्णय या भरत का निर्णय कि वापस चलो अयोध्या। तभी भी प्रेम जीता था। तो राम जी का तर्क था कि वचन है, मैं आगे जाऊंगा, मुझे अपनी जो है यात्रा पूर्ण करनी है, मैं अभी वापस नहीं लौट सकता। पर प्रेम जो है भरत का, भाव विभल कर देने वाला, राजा जनक को जब तौलने के लिए कहा गया तो प्रभु के आगे भी प्रेम ही जीता था। तो तर्क और प्रेम में हमेशा प्रेम की विजय होती रहेगी। और डिजिटल रिश्तों की हम बात तो करते हैं, हाँ बहुत हानि इसने दी है, पर पॉजिटिविटी भी है कि लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप से भी हम सबका एक डिजिटल रिश्ता है। टेक्नोलॉजी ने ही हमें जोड़ा है। और आज भी हम इसी वजह से कर पा रहे हैं। जी, उसी वजह से कर पा रहे हैं। तो मैं तो आती हूँ सॉफ्टवेयर के क्षेत्र से, तो मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी इसकी। जो हानि तो हुई है, पर बहुत बड़ा फायदा भी हुआ है कि किसी भी जी ग्लोबली कहीं भी आप बैठे हो तो पब्लिशर से आप जुड़ सकते हैं, लेखकों से जुड़ सकते हैं। शायद वो पहले नहीं हो पाता था, उसकी अपनी अपनी एक गुणवत्ता है और वो है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम लखनऊ से चले थे फिर लौट चलते हैं। जो ही रोकना चाहूंगी, ये जो मैंने कविता लिखी, हम एक बार रेस्टोरेंट गए, खाने गए थे फैमिली के साथ में। बगल के टेबल पर 6 लोग बैठे थे और 6 के 6 अपने मोबाइल पे लगे रहे, मोबाइल में। बड़ी अजीब बात है। तो उस समय में ये थॉट आई, मैंने घर आके ये कविता लिखी तब। क्या बात है, क्या बात है। और होता है मैम, यही होता है मेट्रोज में तो, मतलब यहाँ शहरों में तो यही होता है। मतलब एक दूसरे के लिए समय नहीं है, पर मोबाइल में आपने 2000 फ्रेंड्स बना रखे हैं। तो अब मैं लखनऊ से शुरू किया था, लखनऊ की ओर ही ले चलती हूँ।
एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाती हूँ, संजीव जायसवाल जी, जिनको बतौर LWG परिवार जो है वो ऐसे जानता है कि ये हमारे हिंदी काव्य जो कॉन्टेस्ट होते हैं, काव्य पाठ हुआ या किताब का हम लोग जो है पुस्तक प्रतियोगिताएं करते हैं, उनके बतौर जज भूमिका हमेशा निभाते हैं किसी न किसी प्रकार से। तो संजीव जायसवाल जी एक अत्यंत बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, जिन्होंने अब तक 28 कहानी संग्रह, 15 उपन्यास, 3 व्यंग्य संग्रह और 34 चित्रकथाएं रची हैं। प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनकी 1250 से अधिक कहानियां और व्यंग्य प्रकाशित हो चुके हैं। भारत सरकार का भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार 2 बार इन्हें प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सूर पुरस्कार, पंडित सोहन लाल द्विवेदी पुरस्कार, अमृतलाल नागर कथा सम्मान, बाल साहित्य भारती जैसे महत्वपूर्ण सम्मान भी इनको मिले हैं। रेल मंत्रालय का प्रेमचंद पुरस्कार और कई राष्ट्रीय स्तर की कहानी प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार भी संजीव जी के खाते में दर्ज है। उनकी कई रचनाएं यूनिसेफ और CBT द्वारा प्रकाशित व सम्मानित हुई हैं। फिल्म प्रभाग के लिए उन्हें 2 दर्जन से अधिक डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट लिखी, जिनमें ट्राइबल वुमेन आर्टिस्ट और छोटा नागपुर के लिए भी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उनकी पुस्तकों का अनुवाद जो है 161 भाषाओं तक में हुआ है। वे पूर्व IRSPS अधिकारी, ये मुझे शायद पहले बताना चाहिए था। RDSO लखनऊ से निदेशक पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं और अब साहित्य की ओर पूरी तरीके से सर की जो है एक तन्मयता से, निरंतरता से एक यात्रा बनी हुई है। संजीव जायसवाल जी क्या कहेंगे इस सर बोले जूही, उसके पहले मैं कुछ संजीव सर के लिए कहना चाहूंगी। बिल्कुल। जी। संजय सर हम लोगों के लिए गुरु जैसे हैं, गुरु ही हैं। और नीलम को भी इन्होंने प्रेरित किया लिखने के लिए, शुरुआत आपके से हुई। और डायरेक्टर हैं, जैसे RDSO के डायरेक्टर थे, और तब हम लोग साथ में थे RDSO में, तब मेरे हस्बैंड भी पोस्टेड थे उस समय। तो सर तब शायद लिखते थे या नहीं, तब मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं तब उस क्षेत्र में नहीं थी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी सर के बारे में, आपने उनके पुरस्कारों की चर्चा की कि कितने पुरस्कार मिले हैं। जितने भी कंपटीशन होते थे सरकार के स्तर पे और नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, अगर इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो ये फर्स्ट प्राइज पाते थे। तो एक बार इनके बेटे ने कहा, पापा आप मत लिखो, दूसरों को भी लेने दो, और उसके कहने पर इन्होंने रोका अपने को और फिर मतलब कि दूसरे लोगों का नाम आया। तो ऐसे हैं संजय सर। हाँ, और आज हमारे साथ उपस्थित हुए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है सर। बहुत धन्यवाद आपका। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये शायद मेरी चौथी पुस्तक है जिसमें संजीव जी विशिष्ट अतिथि बनकर आए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। क्या बात है। धन्यवाद जोही जी। अभी आदरणीय राजेश जी ने बहुत विस्तार से दोनों पुस्तकों की चर्चा की, उसके बाद कुछ कहने को शेष नहीं रह जाता। फिर भी 2 शब्द तो कहने ही हैं। ये जो किस्सा रेणु जी बता रही हैं, दरअसल मैं कई पुरस्कार समितियों में रहता हूँ एज ए मेंबर, एज ए चेयरमैन। तो एक बार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार हर साल मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष बांटते थे, और उस समय गुजरात के इलेक्शन चल रहे थे, दोनों लोग व्यस्त थे। तो मुझे सौभाग्य मिला पुरस्कार बांटने का। तो मैं जब घर आया अपने कॉलर वाल खड़े करके कि आज बड़ा काम करके आया हूँ, तो मेरा बेटा IIM से पास आउट हुआ था उसी साल। उसने टोक दिया कि पापा आप जज भी रहते हैं, आप पुरस्कार बांट के भी आए हैं, आप कंप्यूटर भी रहते हैं, यानी एग्जामिनर दोनों, ये गलत है, आप प्रतियोगिताओं में भाग लेना बंद कीजिए। तो मैंने उसी दिन सभी मंचों पे घोषणा कर दी कि हैंसफोर्थ मैं किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। हाँ सर, आपने कहानी मुझे सुनाई थी, तो इसलिए मुझे अभी तक याद है कि मतलब मैंने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक वगैरह पे लिखित रूप से सबको सूचित किया था। खैर, मैं बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा अपर्णा जी को और रेणु जी को इस पुस्तक के लिए। मुझे जब रेणु जी का फोन आया और कहने लगी कि हमने अपर्णा जी ने दोनों ने एक साथ मिलकर ये संग्रह लिखा है, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैंने पूछा क्या सलीम जावेद वाला हाल है कि आधा सीन आपने लिखा आधा सीन उन्होंने लिखा? तो पता लगा नहीं, आधी कविताएं इनकी आधी उनकी हैं। हमने कहा ठीक है फिर। तो आज 2 नई चीजें देखने को मिली हमको। पहली ये
कि सार्वजनिक रूप से मुक्त कंठ से रचनाकारों ने प्रकाशक की प्रशंसा की, वरना 10 में से 9 लेखक या कवि रोते हुए मिलेंगे कि अरे इस प्रकाशक के साथ हम फंस गए। सही कहा ये कट सत्य यही होता है। सर तो बिल्कुल अगर सत्य है। और मुंह देखी प्रशंसा नहीं, हमको रेणु जी ने फोन पे भी बताया था, आपकी बहुत तारीफ की थी राजीव जी। तो निश्चय ही आप इसका मतलब बहुत ही अच्छे आदमी होंगे। तो मैं सर भी एक आपको छपवाइए शुभकामनाएं तब देता आपको हूं। एक्सपीरियंस हो। और बिल्कुल, मैं आशीर्वाद मैं अवश्य चाहूंगा नई ऊंचाइयां हासिल करे। और दूसरी चीज, एक नया प्रयोग जो मैंने देखा कि एक ही शीर्षक पर दोनों कवित्रियों ने अपनी लेखनी चलाई है। सामान्यतः तो इसमें प्रतिद्वंदता का भाव आ जाता है, लेकिन इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। भले ही दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन केमिस्ट्री काफी अच्छी है। और हम लोगों के लिए तय कर पाना मुश्किल है कि किसकी कविता ज्यादा अच्छी है। पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने मन में निर्णय लिया था कि मैं इन्हीं दोनों कविताओं को पढ़ूंगा। फिर लास्ट मोमेंट पे मुझे लगा कि शायद रचनाकार खुद इन रचनाओं को पढ़ना चाहें, इसलिए मैंने इनको नहीं चुना। निसंदेह नहीं सर, आप दोनों पढ़ें, ही, जो आप पढ़ना चाह रहे हैं उसको पढ़ें सर। हाँ उसको पढ़ेंगे। निसंदेह दोनों कविताएं जो हैं संग्रह की सर्वश्रेष्ठ कविताएं हैं। और अगर रेणु जी की बात करूं तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि इनकी पहली पुस्तक से जो काव्य यात्रा प्रारंभ हुई, उससे आज अभी तक मैं इनके प्रगति का साक्षी रहा हूं। और बहुत ही इन्होंने तीव्रता के साथ अपना मुकाम हासिल किया है। और एक पुस्तक से शुरू करके आज 10 पुस्तक हो गई, 1-0 लग गया है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 1 0 और लगा दे, आगे चल के इनके 100 पुस्तकें जरूर हो। अरे सर फिर क्यों बांध रहे हैं? बिल्कुल हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद की है मैंने। पहली पुस्तक मेरे ख्याल से आपकी कोरोना के बाद आई है। नहीं सर, बहुत पहले शुरू किया था, कोरोना के बाद। हाँ, दिल्ली हम लोग पोस्टेड थे जब, उसी समय फर्स्ट आई थी दिल्ली, जब हम लोगों का ट्रांसफर हुआ था। सबसे अच्छी चीज हमें लगी कि विषयों की विविधता है, किसी एक रास्ता नहीं है, बहुरंगी कविताएं हैं। और विषय भी आप देखिए किस किस तरीके के इन्होंने चुने हैं। ऊर्जा, उम्र, मायाजाल, वट वृक्ष, लेखा जोखा, कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसे इन्होंने न छोड़ा हो। और ऐसा लगता है कविताओं को पढ़ते हुए कि कई बार ये हमारे मन की बातें अपनी लेखनी से कागज पे उतार रही हैं। और जो शीर्षक इन्होंने चुना है उससे कवर पेज को राजीव जी ने बिल्कुल मैच करा दिया है। शब्दों के पार अगर आप कवर देखें तो किस हिसाब से लेखनी के आगे ये शब्द हवा में तैर रहे हैं, तो बिल्कुल चरित्रार्थ कर देते हैं इस संग्रह को ये कवर के चित्र। और मुश्किल कार्य है कि किस कविता को चुना जाए। एक एक दो दो लाइन मैं जिक्र करना चाहूंगा। जैसे एक कविता है कि जरा देखो, इसमें कहती हैं, क्यों बींधते हो खुद को, क्यों बींधते हो खुद को दूसरों की कटुता से, एक बार ढाल खुद तुम बन करके तो देखो। बहुत बड़ी बात इन्होंने चंद शब्दों में कही है, जिसको कहा जा सकता है गागर में सागर भर देना। और एक से बढ़कर एक कविताएं हैं। अगर आप लोग इस संग्रह से गुजरिएगा तो आप इस प्रतिभावान कवित्री के प्रशंसक बन जाएंगे। थैंक यू सर। एक कविता जो मुझको और बहुत अच्छी लगी वो है बचपना। आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल अपने अतीत में खो जाएंगे, पूरा बचपन आपका जीवंत हो उठेगा आंखों के सामने में। वो कहती हैं, मैं अब भी देखती हूँ आंखें फाड़ कर गिलहरियों को, दोनों हाथों में कुछ लिए कुतरते हुए मैं अब भी मोहित हो जाती हूँ। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसको गिलहरियां न पसंद आती हों। उनका नटखटपन सभी को आकर्षित करता है। मुझको भी गिलहरियां बहुत पसंद है, मेरे कई बाल कहानियों की पात्र रही गिलहरियां। एक कविता है इनकी इश्क। 2.5 अक्षर के प्रेम पर जितना भी साहित्य रचा जाए वह कम है। इन दोनों 2.5 अक्षर के शब्द की विशालता जो है अंतरिक्ष से भी ज्यादा है।
इसे कभी कवर नहीं किया जा सकता। हर युग में साहित्यकारों ने इसका वर्णन किया है और रेणु जी ने भी इस पे अपनी कलम चलाई है और बहुत खूबसूरती से चलाई है। वो लिखती हैं, वह इश्क था या इत्र था, महका दिया बहका दिया, मदहोश कर खामोश कर, पल भर में जन्नत दिखा दिया। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। पूरी कविता पढ़ेंगे तो बिल्कुल एक अलग ही रस में डूब जाएंगे। और मैंने फिर जो अपनी दूसरी कविता सेलेक्ट की उसका शीर्षक है मिल जाए तो अच्छा है। इसको चुनने का एक कारण है, इस कविता को जब मैंने पढ़ा तो मुझे मरहूम साहिल लुधियानी साहब की याद आ गई। आप सब लोगों ने फिल्म काजल देखी होगी। काजल फिल्म में एक गाना था, तेरी जुल्फ अगर बिखर जाए तो अच्छा होगा। अच्छा होगा। उस गाने में अच्छा शब्द 16 बार आया था। अब जो संगीतकार थे रवि वो परेशान, उन्होंने साहिर साहब से कहा कि बार बार अच्छा 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 आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, आप कुछ शब्द बदल दीजिए। तो साहिर साहब ने पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, जो मैंने लिख दिया है वही रहेगा। अब वो बड़े परेशान रफी साहब से मुलाकात हुई और ये बोले कि भाई इस पे कैसे धुन बनेगी, एक ही शब्द बार बार आ रहा है। तो रफी साहब ने उनको एश्योर किया कि आप धुन बनाइए और मैं जब गाऊंगा तब आप देखिएगा। और उन्होंने जो उस गाने को गाया तो आप दोबारा सुनिएगा कल, अच्छा शब्द को उन्होंने 16 बार गाया है। 16 बार प्रोनाउंसिएशन मोहम्मद रफी साहब का अलग अलग है और हर प्रोनाउंसिएशन से अर्थ अलग निकलता है। तो मैं तो उतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझको इस कविता ने बहुत प्रभावित किया। रेणु जी कहती हैं, चुक रही है जिंदगी इंतजार में तेरी, चुक रही है जिंदगी इंतजार में तेरी, तू इत्तेफाकन मिल जाए तो अच्छा है। खो गई हूं कहीं वीरान सहरा में, तू घटा बन छा जाए तो अच्छा है। लफ्ज लफ्ज बिखर रहे हैं सब मेरे दरमियान, तू नज्म बन जाए तो अच्छा है। लफ्ज बिखर रहे हैं सब मेरे दरमियान, तू नज्म बन जाए तो अच्छा होगा। और लफ्ज बिखर रहे हैं, समझ लिए शब्दों के पार जा रहे हैं। ख्वाबों में बसर होती नहीं अपनी, तू हकीकत बन जाए तो अच्छा है। जख्म ही जख्म दिए अब तक तूने, तू ही दवा बन जाए अब तो अच्छा है। माना कुछ नहीं हूं मैं तेरी नजरों में, माना कुछ नहीं हूं मैं तेरी नजरों में, तू ही हर सू नजर आऊं तो अच्छा है। पतझड़ का मौसम आ रहा है मुझ पर, इन पंक्तियों में ध्यान दीजिएगा कितना बड़ा दर्शन समाया है इन पंक्तियों में। पतझड़ का मौसम आ रहा है मुझ पर, तो फिर से बसंत ले आए तो अच्छा है। सीख लूं मैं भी जिंदगी जीने का फन, और खुद को भुला जाऊं तो अच्छा है। तो इसमें भी अच्छा शब्द 8 बार आया है और 8 बार रेणु जी का प्रयोग अलग अलग संदर्भों में किया है। हर पंक्ति एक दृश्य आंखों के सामने उत्पन्न करती है, फिर कहती है अच्छा है। तो हमको बरबस याद आ गया साहिर साहब का अच्छा होगा अच्छा होगा, तभी मैंने इस कविता को चुना है। और मतलब क्या कहा जाए, इसमें कई कविताएं ऐसी हैं जिनको हमें लगता है अगर संगीत के साथ सुरों में ढाला जाए तो बहुत ही बेहतरीन एक क्या वो तैयार हो जाएगा जिसको लोग गुनगुनाएंगे। और आप रेणु जी कोशिश कीजिए किसी अच्छे संगीतकार के साथ कुछ कविताओं की इसमें रिकॉर्डिंग करवाइए, बहुत ही अच्छी है। थैंक यू सर। और जो विविधता है आपकी रचनाओं में उसको बनाए रखिए। अंत में एक कविता का जिक्र और करूंगा, हमको जो बहुत पसंद लगी, जब आकाश भीतर भीतर उतरा। एक रात आसमान मेरी पलकों पे झुकाया, तारे मेरी आंखों में जगमगा उठे, उन्होंने मुझे दिखाया हवा चुपचाप समय की धारा को मोड़ रही है। बहुत ही खूबसूरत कविता है और समय की अपनी सीमाएं हैं, समय पूरा हो रहा है। तो अगर नहीं, ये कविता अपर्णा जी की थी। हाँ सर, ये मेरी कविता है। माफ कीजिएगा, असल में साझा संकलन है तो कविता भी साझा हो गई। और आपके भी अगर अनुक्रमणिका पे ध्यान दिया जाए तो जो आपने शीर्षक चुने हैं वो अद्भुत हैं। कहाँ गया?
अच्छा शुरुआत में ही दिया हुआ है। एक नजर दौड़ाना चाहूंगा। आपकी कविताओं के शीर्षक हैं जब आकाश भीतर उतरा, उगा चांद हथेली पर, मैं स्वयं श्रृंगार हूं, बिन पते की चिट्ठियां। विषयों का चुनाव जो है वो रचनाकार के व्यक्तित्व को स्वयं प्रदर्शित कर देता है, और आपने इस मामले में बहुत ही सावधानी बरती है, और विविधता आपकी रचनाओं में भी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और शीर्षक कविता तो हमारे राजीव जी पढ़ ही चुके हैं। कई कविताएं हैं, किसका जिक्र किया जाए। कहते हैं मौन की भाषा सबसे सशक्त होती है, तो आपने मौन की भाषा पे भी कविता लिखी है। मौन कुछ कहता नहीं, फिर भी सबसे ज्यादा सुना जाता है। वास्तव में ये सत्य है। एक कविता आपकी है, ए जिंदगी तू रोज आकर गले लग जाती है, हसरतें मन में जगाती है, तू कभी खुशियों भरा गीत, कभी नज्म, कभी गजल बन जाती है। यह भी संग्रह की उत्कृष्ट कविताओं में से एक है। और मैंने जो चुनी है वो भी एक कविता ऐसी है कि जिसे संगीत की धुनों में ढाला जा सकता है। एक आसमान दो धड़कने। वैसे तो सारी कविताएं अच्छी हैं, लेकिन किसी एक को चुनना था तो मैंने इसको चुना है। तुम बारिश बनो सावन की, तुम बारिश बनो सावन की, मैं धरती की प्यास बनूं, तुम नयन बनो स्वप्निल मेरे, मैं उनमें विश्वास करूं। वाह क्या बात है। तुम चांद बनो मेरी रातों के, तुम चांद बनो मेरी रातों की, मैं तारों से झिलमिलाऊं। तुम चांद बनो मेरी रातों के, मैं तारों से झिलमिलाऊं, चांदनी की श्वेत चादर ओढ़े हर अंधियारा भूल जाऊं। मैं धूप बनूं तुम्हारी सुबह की, मैं धूप बनूं तुम्हारी सुबह की, क्षितिज पर सुनहरी रेखा धरूं, हाथों पर तुम्हारे हंसी उगाऊं, हर उदासी दूर भगाऊं। मैं ओस बनक पलकों पर ठहरूं, हर थकन चुपके से सहलाऊं। तुम सूरज बनो उम्मीदों का, मैं किरणों से फैल जाऊं। जिंदगी की तपती दोपहरी में चलो अपना एक आसमान गढ़ें। लाजवाब कविता है, और लालच हो रहा है कि पढ़ता चला जाओ, पढ़ता चला जाओ, पढ़ता चला जाओ, लेकिन मजबूरी है। अंत में मैं एक बार पुनः आप दोनों को शुभकामनाएं देता हूं, और मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि आप दोनों की लेखनी को ऊर्जा प्रदान करें, ताकि आप उसके माध्यम से हिंदी साहित्य जगत को इसी तरह समृद्ध करती रहें और हम सब लाभान्वित होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। और अब मैं बुलाना चाहूंगी जूही गुप्ते को। जूही जो है उनको बहुत बढ़िया लिखती हैं, और इनकी किताब जो है अमलतास का आंचल, और उसको इनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली है। और इन्होंने भी करीब 23 एंथोलॉजीज और जर्नल्स में अपना काम प्रकाशित करवाया है। और इन्होंने पुणे बुक लवर्स के को संगठन बनाया, पढ़ने लिखने वालों का क्लब बनाया। तो स्वागत है जूही, और बहुत बढ़िया मन संचालन कर रही है, उसके लिए क्या बात। धन्यवाद मैम। आप सबके बीच आकर मैं बहुत खुश हूँ। कद बहुत अद्दा सा है, पर जितना कोशिश करूंगी कि जब ये काव्य संग्रह आया, जो सब आप लोगों ने अनुभव किया, जितने लोगों को भी ये प्रति मिली, कि हम छोड़ ही नहीं पाए। हमने अपनी ट्रेन में जो है, मीटिंग्स में जो है, इनको पढ़ा। और जैसे कि संजीव जी ने अभी बताया कि एक से एक कविताएं हैं, और मैं चाहूंगी कि जितने भी दर्शक अभी हमें सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, बिल्कुल अपनी प्रति मंगवाइए। ये गिफ्ट करने वाली नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ किताबें, ये जो है किताब लेना और आप प्लीज किसी को गिफ्ट करना, ये अपने पास रखना, ये किसी को गिफ्ट मत करना। ये तो गिफ्टिंग के लिए अलग प्रतियां मंगवाना, पर ये प्रति आपके शेल्फ पे होनी ही चाहिए और आप इसको पढ़ें। बहुत गहरी बात है। तो रेणु मैम की कविता है इसमें दरीचा, और रेणु मैम की खास बात जो मैं देखती आई हूँ इनको पढ़ते हुए बहुत सालों से, कि ये उन शब्दों का उपयोग करती हैं जो अब शायद ओझल होते जा रहे हैं बोलचाल की भाषा से। तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। कविता बहुत अच्छी है, पर समय अभाव को चलते हुए मैं थोड़ी सी एक पंक्तियां इसमें से रेणु मैम आपकी इजाजत से पढ़ना चाहूंगी। कि मेरे कमरे में एक दरीचा था, जिसने बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया को जोड़ रखा था, भीतर की दुनिया चार दीवारी में बंद। खूबसूरत साजो समाज से सजी महफूज थी, उसे पसंद थे कायदे कानून और सलीके, हर चीज माप तोल कर करती थी।
और बाहर की दुनिया भीतर की दुनिया से सर्वथा अलग थी। दोनों की दुनिया उत्सुक रहती थी एक दूसरे के लिए। वह उस दरीचे से झांक लिया करती थी एक दूसरे को। कभी पवन भीतर आ पसर जाती थी या फिर पर्दे पर पवन संग बाहर को उड़ने की कोशिश में नजारा ले लेते थे। यह महफूजियत उसने आजादी बलिदान कर पाई थी। यह सौदा फायदे का था या नुकसान का, वह दुनिया नहीं जानती थी, पर इसी में उसने सारी उम्र गंवाई थी। कविता बहुत सुंदर है। मैं चाहूंगी कि मैं एक बार इसको फिर पढूं किसी और समय। और रेणु मैम को पेंटिंग्स और बागवानी का शौक है, और जैसे कि मैंने बताया कि केमिस्ट्री से आती हैं, तो कविताओं में भी वो झलकता है, क्योंकि उतनी जो पढ़ाई की है डॉक्टरेट तक की, तो वो बिल्कुल झलकेगा। और दरीचा मुझे बहुत अच्छी लगी। सारी कविताएं मैं बहुत प्रेम से, मैंने बहुत प्यार से पढ़ी, बड़े चाव से पढ़ी। और अब अपर्णा जी, जैसे कि मैंने बताया, फिर भी गोवा से है, सबका फेवरेट गोवा, जहां पर हम जाना चाहते हैं, सबकी फेवरेट अपर्णा मैम। तो उन्होंने बसंत पर लिखा है, और बसंत पर ऐसा नहीं है कि बहुत बार लिखा गया है, पर बसंत पर उन्होंने बहुत अच्छा शीर्षक चुना, बहुत अच्छी एक विविधता, एक रूप लेकर, एक शेड बसंत का लेकर आई ही कि बसंत मौसम नहीं तुम हो। मुझे दिल तक छू गई, बिल्कुल मेरे हृदय के पार हो गई है ये। तो वो पढ़ूंगी, उससे कुछ पंक्तियां। तुम्हारे आने से आता है बसंत, वरना मौसम तो बस तारीखें और महीने बदलता है। क्या बात, तुम वाह। हंस दो तो धूप को रास्ता मिल जाता है, तुम चुप हो जाओ तो फूलों पर सर्दी उतर आती है। और इसी तरह इसका आखिरी जो पंक्तियां है, जो बिल्कुल मैं अभी अंडरलाइन करके ऐसे पोस्ट करने वाली हूँ इंस्टाग्राम पे, जो किया जाता है आजकल, कि बसंत कोई मौसम नहीं, बसंत कोई मौसम नहीं, एक नाम है तुम्हारा, जो आते ही जिंदगी को गुलजार कर जाता है, जो क्या आते ही जिंदगी को गुलजार बनाता है। और ये सब शायद मेरे अतिथियों के लिए भी आज बहुत सार्थक बात है अपर्णा जी। तो ये आखिरी पन्ने पर आखिरी कविता थी। शुरुआत से लेकर मैंने आमुख भी पढ़ डाला, जो कि एक बार होता है कि जो पढ़ने वाला पाठक होता है वो आमुख वगैरह में उतना रुचि नहीं लेता है। मैंने उसमें भी बहुत गहराई आप दोनों की देखी, जो बिंब आपने दोनों ने छूने की कोशिश की है। दोनों की पर्सनालिटीज अलग, दोनों की शैलियां अलग, जैसे कि अतिथियों ने बताया, फिर भी एक बैलेंस है। फिर वो एक्रोबैट आपको नहीं करना पड़ रहा है कि आपको एक बहुत वजन वाली कविता पढ़ने मिली और फिर आप एकदम से नीचे आ गए। दोनों का एक बैलेंस इस कविता संग्रह शब्दों के पार में मिलेगा, जिसका आज लोकार्पण लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप के इस मंच पर हुआ है। और डॉक्टर रेणु मिश्रा को, डॉक्टर अपर्णा प्रधान को, हम सभी पाठकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज वो पधारे और लगातार 1 घंटे से हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत सारे ऑडियंस, जिनमें डॉक्टर पुष्पा सिंह है, डॉक्टर किरण दयाल है, पूर्णिमा राव है, अनीता पांडा जी है, अनूप जालान सर है, और काफी नाम कुछ मैं देख पा रही हूँ, निशा मोटू जी है, और राजीव त्रिपाठी जी के लिए बहुत सारे कमेंट्स है। सो समय निकाल के प्लीज आप जो है इनका प्यार बिल्कुल आप रेसिप्रोकेट कीजिएगा, टिप्पणियां कीजिएगा, क्योंकि प्रकाशक के लिए लेखकों की तरफ से इतने अच्छे शब्द सुनना मेरे लिए बहुत एक रेयर सा एक अनुभव होता है कि वो एक मोमेंट आता है। तो आई हैड माई फैन गर्ल मोमेंट विद ऑल ऑफ यू। मैं सबको पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और आज हम यहाँ पे आए थे शब्दों के पार के बुक लॉन्च के लिए। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लेकर हम आएंगे, और इसी को आगे बढ़ाते हुए लिटरेचर फेस्टिवल आ रहा है रेणु जी के शहर लखनऊ में, तो हम उस पर भी आएंगे। 3 और 4 अक्टूबर को होने जा रहा है। कॉन्टेस्ट के अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू का मुकाबला भी इस बार होने वाला है। मराठी की ऑनलाइन प्रतियोगिता अनाउंस हो चुकी है। मुझसे संपर्क कीजिए, लिटरेरी वॉरियर्स के किसी भी एडमिन से संपर्क कीजिए, और इंस्टा हैंडल्स और सोशल मीडिया पर देखिए और पार्टिसिपेट कीजिए। संजीव सर को हम नहीं बताएंगे कि आपने लिखी थी। संजीव सर अगर बतौर जज इस बार मान जाते हैं और मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो उसका कवर पेज है, इसमें रेणु का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसमें कवर पेज में मैं बताना चाहूंगा मैम कि कवर पेज में रेणु मैम को और अपर्णा मैम का ही हाथ है। ये डिजाइन आपकी तरफ से आया था, बस हाँ थोड़ा बहुत मैंने इसमें ऊपर नीचे किया है। बाकी मेन हाथ तो साझा है तो साझा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूबसूरत लगा कि वो जो एक फोटो खिंचवाने वाला रंग भी ये है, तो बहुत समझदारी से इन लोगों ने चुना है इसको। बहुत बहुत बधाई देते हुए इस कार्यक्रम को अभी हम देंगे थोड़ा सा विराम, और अल्प विराम लेते हुए अगले कार्यक्रम में आपसे जरूर मिलेंगे अलग अलग रचनाकारों के साथ। आपकी लेखन यात्रा, आपकी सृजन यात्रा ऐसे ही चलती रहे। और इसी के साथ मैं जूही इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करती हूँ।
धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।